नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शांभवी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स से मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से इनकम मेथड आय विधि के बारे में कि आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से की जाती है। आय विधि इनकम मेथड के बारे में जानने से पहले कि कैसे गणना की जाती है, इसमें प्रयोग होने वाली शब्दावली के बारे में जान लेते हैं ताकि ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। नगद मजदूरी तथा वेतन जिसमें कि मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं लाइक वेजेस, सैलरीज, बोनस, टियरनेस, अलाउंसेस, कमीशन एटसेट्रा, ये सारे आते हैं नगद के रूप में मजदूरी में। इसमें कैश के रूप में मजदूरी दी जाती है। और दूसरा आता है किस्म के रूप में मजदूरी, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, जिसमें कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं। किस तरह के हैं? लाइक रेंट फ्री हाउस, फ्री कार, फ्री मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशनल फैसिलिटीज एटसेट्रा, ये सारी आती है किस्म के रूप में मजदूरी में, जिसमें कि कैश के रूप में मजदूरी नहीं दी जा रही है। और यदि इसमें कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयर को ड्रेस या फिर कार की या बस की सुविधा प्रोवाइड कर रही है तो उसको फिर इसमें किस्म के रूप में मजदूरी में नहीं लिया जाएगा, उसको लिया जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में, क्योंकि वो प्रोडक्शन में वर्क कर रही है, नेसेसरी है काम के लिए। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना में मालिकों के अंशदान में, जिसमें कि मालिकों का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में आता है, जो कि उनके द्वारा किया जाता है अपने लेबर के लिए, लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, लेबर वेलफेयर फंड एटसेट्रा। अब बात करते हैं पेंशन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयर। आफ्टर जॉब जो भी व्यक्ति रिटायर हो रहा है उसको जो मिलती है पेंशन, उसको लिया जाता है राष्ट्रीय आय में। अब बात आती है प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता से प्राप्त, वो होता है प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो किसके बराबर होता है? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन सभी को मिला के बनता है प्रचालन अधिशेष। अब एक एक करके सबको जान लेते हैं। लगान, जब व्यक्ति अपनी भूमि, इमारत आदि दूसरों को देता है तो उससे जो आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं लगान या रेंट। फिर बात करते हैं ब्याज के बारे में। ब्याज, जब व्यक्ति अपना पैसा उधार देता है या फिर जमा करता है, उस पूंजी के बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिलता है उसको कहा जाता है ब्याज। और अब है लाभ, प्रॉफिट। एक व्यक्ति की उद्यम वृत्ति की सेवा के बदले में उसे जो लाभ प्राप्त होता है वो क्या हो गया? लाभ। या कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला रिवॉर्ड है, जो कि किस लिए मिलता है? गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए। अब बात करते हैं आय विधि के बारे में। आय विधि क्या है और इसके स्टेप्स क्या क्या है? आय विधि जो एक लेखा वर्ष में उत्पादक के प्राथमिक साधनों, प्राइमरी रिसोर्सेज, जिसमें कि कौन से आते हैं प्राइमरी रिसोर्सेज? लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर, भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यम को उनकी सेवाओं के बदले में क्रमशः लगान, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है। यानी कि भूमि के बदले में मिलता है लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी और उद्यमशीलता को मिलता है लाभ। इनकी गणना की जाती है, इनकी गणना करके राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है। और इनकम मेथड को और नामों से भी जाना जाता है। कौन से नाम है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड, इन नामों से भी इनकम मेथड को जाना जाता है। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड के क्या क्या कदम है? उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण, साधन आय का अर्थ तथा वर्गीकरण और साधन आय का अनुमान। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पहले जानते हैं कि उत्पादक उद्यमों की पहचान किस आधार पर की जाती है और उनका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा उनका वर्गीकरण। उत्पादक उद्यम है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें आता है कृषि क्षेत्र, भूमि, पानी, वनों, खानों आदि का कार्य जिसमें आता है। मछली पालन, पशुपालन, ये भी क्रियाएं किसमें आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
जहां तक बात आती है द्वितीयक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र कौन सा हो गया? द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित किया जाता है या फिर कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, और इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें आप चित्र के जरिए देखेंगे कि किस तरह से, देखिए कि जो आपका फैक्ट्रीज में काम चल रहा है वो किस में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है, जिसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जा रहा है। बात आती है तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है, और इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि, हॉस्पिटल, स्कूल और बसेस की सुविधा, ये सारा का सारा किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में, जहां पर सेवाएं प्रदान की जा रही है। अब बात करते हैं दूसरा जो चरण है, साधन आय का अर्थ तथा उसका वर्गीकरण, कि हमारे पास जो साधन आय है वो क्या है? व्हाट इज फैक्टर इनकम? साधन आय से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित ऐसी आय से है जो उसे साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त हो रही है। साधन कौन से हो गए हमारे पास? साधन वही भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, उनके कार्यों के बदले में जो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, भूमि के बदले में लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी और उद्यम को लाभ, ये सारा किस में आता है? साधन आय में आता है। अब साधन आय में किस तरह के कार्य आते हैं? इसमें है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। कर्मचारियों के पारिश्रमिक में क्या क्या आता है? कर्मचारियों के पारिश्रमिक में है नगद मजदूरी तथा वेतन, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। किस्म के रूप में मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा योजना में मालिकों का अंशदान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन। दूसरा है मिश्रित आय, जिसमें कि आता है स्वरोजगार व्यक्ति जैसे किसान, छोटे दुकानदार, डॉक्टर आदि अपने साधनों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि आदि की सहायता से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इनकी मिलीजुली आय को कहते हैं मिश्रित आय। और अब बात करते हैं साधन आय के अन्य भाग प्रचालन अधिशेष के बारे में। प्रचालन अधिशेष में आता है 1 लगान या किराया तथा रॉयल्टी, 2 ब्याज और 3 लाभ। लाभ में कुछ भाग आते हैं जिसमें कि आता है लाभांश जमा निगम कर जमा अवितरित लाभ। ये तीनों चीजें किस में आती है? लाभ में। अब आपको जानना ये जरूरी है कि ये लाभांश क्या है, निगम कर क्या है और अवितरित लाभ क्या है। लाभांश किसी कंपनी के लाभ में भागीदारों का अंश होता है जो वह कंपनी लाभ कमाने पर अपने शेयर धारकों को देती है। निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स, ये किस तरह का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, जो कि एंटरप्राइज द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है अपने टोटल प्रॉफिट अर्न करने के बदले में। और जो निगम कर है इसको प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और अब जानते हैं अवितरित लाभ यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में। ये भी एक तरह का पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ही पार्ट है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। रिटेन्ड अर्निंग भी इसे कहते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर और रिजर्व एंड सरप्लस भी कह सकते हैं। इन मदों को जोड़कर शुद्ध घरेलू आय का अनुमान या उत्पाद का अनुमान लगाया जाता है। कौन सी मदें? कर्मचारियों का पारिश्रमिक जमा प्रचालन अधिशेष जमा मिश्रित आय। तीनों मदों को जोड़कर लगाया जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद का अनुमान। अब बात करते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जो कि किसके बराबर है? प्राप्तियां माइनस भुगतान। प्राप्तियां कौन सी? फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। अर्थात सामान्य निवासियों द्वारा शेष विश्व क्षेत्र से प्राप्त साधन आय माइनस गैर सामान्य निवासी द्वारा घरेलू सीमा से प्राप्त साधन आय। अब बात करते हैं तीसरा कदम, साधन आय का अनुमान, एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम, जिसमें कि घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक जमा ऑपरेटिंग सरप्लस जमा मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को मिलाकर बनती है डोमेस्टिक इनकम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें तीन चीज़ें आती है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन तीनों को मिला के बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब शुद्ध घरेलू आय कैसे है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक जमा प्रचालन अधिशेष जमा मिश्रित आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध घरेलू आय जमा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। सकल राष्ट्रीय आय
बराबर है शुद्ध राष्ट्रीय आय जमा मूल्यह्रास, या कह सकते हैं घिसावट व्ययाप, या कह सकते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग, मतलब एक ही है डेप्रिसिएशन। तो बात करते हैं बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय जमा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो कि बाजार कीमत में आते हैं, साधन लागत में नहीं आते हैं। साधन लागत में आर्थिक सहायता आती है जबकि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं आते हैं। था राष्ट्रीय आय की गणना का अंतिम कदम। इसमें हमने जाना उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण, साधन आय का अर्थ तथा वर्गीकरण और साधन आय का अनुमान। वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? नंबर 2, लाभांश किसका भाग है? नंबर 3, नकद के रूप में मजदूरी किसके अंतर्गत आती है? और चौथा क्वेश्चन, भूमि के बदले किए जाने वाले भुगतान को क्या कहा जाता है? इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।